हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार जिस तरह से आपको खबरें अपडेट कर रहा है और जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है, उसे आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। दुनिया भर से हमें ऐसे पैगाम, ऐसे मैसेजेस मिलते हैं कि इस तरह से बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग जैसी हालत कहीं और नहीं मिल रही है। आज बहुत ही अजीब खबर है। अजीब ये कि एक हुकूमत हो जिसने किसी अपने मुखालिफ को जेल में बंद किया हुआ हो और जेल में बंद मजबूर आदमी को कोई सरकार का आदमी जाए और उसको टॉन्ट करे, उसको धमकियां दे। ऐसा ही हुआ है इजराइल की जेल में। इतमर बिन गवीर जो वहां के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने फिलिस्तीन के बहुत बड़े लीडर जो 2002 से जेल में हैं, उनको इनका नाम है मरवान बरगूती, उनको जाकर के धमकाया और ये कहा है कि हम खत्म कर देंगे फिलिस्तीनियों को। उधर दूसरे शिद्दत पसंद मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच ने कहा कि हम फिलिस्तीन के इशू को दफन कर देंगे। 3,000 नए मकानात बनाए जाएंगे ईस्ट जेरूसलम में। इस तरह से मुसलसल कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इस बीच में नेतन्याहू का कहना है कि वो जो उनकी फौज है उसने जीतने की तमन्ना खो दी है। हालांकि उन्होंने घुमा फिरा करके बात की है। कई और खबरें हैं, इस पर हम बात करेंगे आज एक बार फिर फिरोज मीठी बोरवाला साहब से, जिनसे हमने पिछले कुछ दिन पहले, वो कुआलालंपुर में थे, वहां फिलिस्तीन के सिलसिले में फ्लोटिला की तैयारी के सिलसिले में कॉन्फ्रेंस थी, वहां से आपने उन्हें बराह रास्त सुना था। ये आज हम कई और इश्यूज पर भी बात करेंगे। आखिर तक जरूर रुकिएगा। हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने का मामला काफी अहम है और वेस्ट बैंक में कल रात कई फिलिस्तीनी गांवों में आग लगाई गई है। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मरवान बरगूती को एक लंबे अरसे से फॉलो कर रहे हैं, मुझे अंदाज है, और उनकी जो हैसियत है फिलिस्तीन मूवमेंट में वो बहुत बड़ी है। जब ये खबर आपके सामने आई कि एक मिनिस्टर जाता है और उसका वीडियो भी सामने आ गया, आपको कैसा लगा, क्या कुछ है? मारवान बारगोटी एक्चुअली यासर अराफात के असली सक्सेसर है, महमूद अब्बास नहीं है। हम्म। और मारवान बारगोटी आज के नेल्सन मंडेला है। हम्म। अगर मारवान बारगोटी फिलिस्तीनी नहीं होते और कोई और देश के होते तो आज तक वेस्टर्न वर्ल्ड उसको नेल्सन मंडेला बना डालती। हम्म। मगर जानबूझ के मारवान बारगोटी को वो मीडिया ने वो स्थान नहीं दिया है। जी। तो पॉइंटर्स के मारवान बारगोटी को जब दूसरा इंतिफादा हुआ था, अलग सा अपराइजिंग जो दूसरी हुई थी, जब एडल शरौन गए थे हरम शरीफ पे और कहा था कि हम लोग ये मस्जिद लेकर रहेंगे, तो दूसरे इंतिफादा की शुरू हुई थी सन 2000 में, और उसके पहले जो इंतिफादा हुई थी 1987 में। तो उसी दौरान मारवान बारगोटी को कैप्चर करवा गया और सन 2000 से अभी तक ये आदमी 25 साल से जेल में है। हम्म। वेरी कैरिज्मेटिक लीडर है। अगर वो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो वो जेल में से जीत जाएंगे, ये उसकी हैसियत है। हम्म। और इनफैक्ट जब हमास ने जो लिस्ट दिए अदला बदली के हॉस्टेजेस वगैरह के, तो उस दौरान उन्होंने मारवान बारगोती का भी नाम लिया था कि मारवान बारगोती को छोड़ा जाए। हम्म। पैलेस्टाइन अथॉरिटी की तरफ से नाम नहीं गया है, ये हमास की तरफ से नाम गया है, क्योंकि हम्म। अगर मारवान बारगोती बाहर आ जाते हैं तो फिर वापस असली फतह बन जाए। हम्म। महमूद अब्बास वाली फतह नहीं होगी। हम्म। ओके। तो ये इम्पोर्टेंस मारवान बारगोती का, और वो बहुत ही पॉपुलर है। और जो स्मोत्रिच ने किया है वहां जाके वीडियो बनाकर, तो उसने मारवान बारगोती को और भी पॉपुलर कर दिया एक्चुअली। हम्म। और उन्हीं का घिनौना चेहरा बताया है स्मोत्रिच, बेनवीर, नेतन्याहू जो कर रहे हैं। तो इसलिए मारवान बारगोती के बारे में और लोगों को जानना, उनके बारे में गूगल करना कि कितने अहमियत के वो सबसे पॉपुलर। इस्माइल हानी भी इनको बहुत चाहते थे, मारवान बारगोती भी इस्माइल हानी को बहुत चाहते थे। ये उनका रिश्ता है। हम्म। उसके साथ जो आई थिंक जो अभी खतरा है, खतरा तो है ही, मगर दो किस्म की न्यूज आई है। एक तो जो इन्होंने ग्रेटर इजराइल का एजेंडा ही डिक्लेयर कर दिया नेतन्याहू ने, विच इज गुड। वो जो कर रहे थे उन्होंने बोल दिया है। वो टू स्टेट का मामला भी जो वेस्टर्न वर्ल्ड से लगातार आते रहता है, वो ड्रामा बंद होना चाहिए। इनका एजेंडा क्लियर है, सिर्फ पूरा फिलिस्तीनी नहीं मगर ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं, जिसमें लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट,
इराक, सऊदी, सीरिया सब खतरे में, इंक्लूडिंग टर्की। ये समझ ले, क्योंकि 2 दिन पहले एक सऊदी शिप पकड़ी गई थी इटालियन पोर्ट में, जो सऊदी की शिप हथियार दे रही थी अभी भी इसराइल को। ये तो ये लोग हैं। अभी भी जॉर्डन के बॉर्डर से, सऊदी के वहां से सब खाने पीने की चीजें आ रही है, तुर्की से तेल आ रहा है। तो यही ग्रेटर इसराइल ये सबको खा जाएगा। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये अरब देश और तुर्की कर क्या रहे। तो पॉइंट इज कि अभी आइदर आइदर की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको और एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं तो एहूद बाराक जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और चीफ भी रह चुके हैं इजरायली आर्मी के, इसको डिफेंस फोर्स उन लोग बोलते हैं, इसको ऑफेंस फोर्स बोलते हैं, आईओएफ के। तो 19 फॉर्मर इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग एहूद बाराक, एक्स मोसाद, शिन बेत, सबने कहा कि परमानेंट सीज फायर करो, क्योंकि वन इज दिस वॉर इज ड्रिवन बाय ए पॉलिटिकल एजेंडा, ये पॉलिटिकल एजेंडा से ये चल रहा है। और हमने बहुत डीप नेशनल और स्ट्रेटेजिक लॉसेस ऑलरेडी भुगत लिए। मतलब एक तो इंटरनेशनल आइसोलेशन सबको दिख रहा है, इसराइल की इतनी खराब इमेज बन गई है कि होटलों से लोग को भगाया जा रहा है, उनको खड़े होकर सड़कों पे सुनाया जा रहा है। टीवी टीवी चैनल्स पे जब भी कोई इजरायली आके कुछ बात करता है, यहूदी आके बात करता है डिफेंस में, तो उनको कोई बख्शता नहीं है, उनका टाइम ही खत्म खत्म हो गया है। तो इनको बोल रहे हैं कि बहुत सारे इंटरनेशनल आइसोलेशन, और दूसरा है कि जमीन पे गाजा में हमने बहुत स्ट्रेटेजिक लॉस भुगते हैं। ये जो वॉर की भी बात करें कि पूरा हम लोग ले लेंगे पूरा का पूरा गाजा को, वो तो मार्च में ही कहा था कि 2 महीने के अंदर इसको समाप्त करूंगा। ठीक है, तो अभी 2.5 लाख की आर्मी जमा करने वाला है। वो कहाँ से लाएगा 2.5 लाख पता नहीं, मतलब दुनिया भर से मर्सनरीज को जमा करेगा। उसके बाद इसराइल के पास तो इतनी बड़ी आर्मी है नहीं। तो ये मर्सनरी आर्मी को लेकर वो जो पूरा गाजा को कैप्चर करना चाहता है, तो एहूद बाराक और ये लोग बोल रहे हैं ये सब संभव है नहीं। और उनका बोलना है कि अर्जेंट एक इमीडिएट एंड गाजा वॉर को लाई जाए और खत्म करने की चीज है उसमें। उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, एहूद बाराक तो है ही, जो प्राइम मिनिस्टर और एक्स चीफ थे, चीफ ऑफ स्टाफ थे आर्मी के। उसके साथ फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ मोशे यालोन, डान हालुच, जो फॉर्मर डायरेक्टर, और योराम कोहेन, शिनबेट, ये सब मोसाद, शिनबेट और इजरायली आर्मी के टॉप लेवल के लोग बोले कि इस वॉर को खत्म करो, इससे बहुत नुकसान हो रहा है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। ठीक है, वहां हम लोग देख रहे हैं कि कायरो में बातचीत जारी है हमास और इसराइल के बीच में, और पूरे पैलेस्टाइन फैक्शंस भी है कि अभी ये वॉर को खत्म करो, और इजरायली आर्मी की विड्रॉल होनी चाहिए, और वहां के ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचनी चाहिए। तो अलग अलग किस्म के चीजें अभी जारी है, इसलिए भी जारी है क्योंकि इसराइल कुछ कर नहीं पा रहा है जमीन पे। ओके, मगर उसके साथ हम लोग वेस्ट बैंक में देख रहे हैं कि माले आदुनिम करके एक सेटलमेंट है जिसका काम चल ही रहा था, मगर मालू आदुनिम क्या करता है कि ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक में पूरा एक डिवीजन कर देता है। ईस्ट जेरूसलम को पूरा वेस्ट बैंक से काट देता है, और पूरा ईस्ट जेरूसलम आइसोलेट हो जाता है। वो बेसिकली वेस्ट जेरूसलम और इसराइल का पार्ट बन जाता है। ये वाला प्रॉब्लम अभी चल रहा है। इसी दौरान हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे वेस्ट बैंक इलाकों में अटैक्स, जलाना, घरों को, खेतों को जलाना, उनके बकरों को मार डालना, क्या क्या नहीं किया लोगों ने। ये बड़ा आक्रमण वेस्ट बैंक में चला, मगर गाजा पे तो अलग ही टाइप का नरसंहार हुआ है। और वो नरसंहार के कारण आज इसराइल बहुत बड़े एक नेशनल और इंटरनेशनल क्राइसिस में भी आ चुका है। जी। अच्छा, मुझे जब ये मैं खबर पढ़ रहा था, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी गांवों पर हमला, आग लगाने का हमला, एक बीच बीच में मुझे एक कंपैरिजन आ रहा था कि जो हमारे यहाँ भारत में भी कुछ जगहों पर हमले किए जाते हैं, बुलडोजर फेर दिया जाता है, तकरीबन वो उसी उसी ट्रैक पर चलने वाले ये भी लोग हैं, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? नहीं, वो बात सही है, बुलडोजर की पूरी पॉलिटिक्स तो इसराइल से आई है इंडिया में भी, मगर वो स्केल नहीं है। मतलब इसराइल का जो स्केल है जाहिर है, वो एक अभी अलग है। अभी अभी शुरुआती हाँ, स्टेज है, अभी शुरुआती स्टेज है। हमारे एक पैनलिस्ट हैं जो हमारे साथ इंटरव्यू वगैरह देते हैं साउथ एशिया पर, उनका उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें स्पेन और भारत का कंपैरिजन किया है। तो मुझे वो बार बार ख्याल आ रहा था कि क्या इस तरह की सूरत हाल यहाँ भी देखनी पड़ेगी। मैं भारत वापस में उसी थोड़ा जी। थोड़ा भारत में इसलिए भी बात अलग है क्योंकि अभी जो इलेक्शन का कांड पूरा एक्सपोज हो गया है। मैं बार बार बोलता था कि मोदी इतना पॉपुलर नहीं है, ये एक मीडिया नैरेटिव बनाई गई है गोदी मीडिया के द्वारा। अगर वो पॉपुलर होता तो इतनी चीटिंग की जरूरत नहीं होती, ना ईडी की जरूरत होती, ना इलेक्शन कमीशन की कंट्रोल की जरूरत होती, ना इलेक्टोरल रोल्स का मैनिपुलेशन की बात होती, ना ईवीएम की बात होती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो इसलिए मेरा बोलना कि हिंदुत्व की जड़ें अभी भी इस देश में इतनी मजबूत नहीं है। वो करने की पूरी कोशिश है, वो आगे भी बढ़ रहे हैं,
मगर अभी ये जो इलेक्शन फ्रॉड हमारे देश में एक्सपोज हो गया है, जिसके कारण 2019 का इलेक्शन भी चुरा गया, 2024 का भी इलेक्शन चुरा गया, महाराष्ट्र का भी इलेक्शन चुरा गया, हरियाणा का चुरा गया। ओके। और कल की एक अच्छी खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि जो SIR चल रहा है बिहार में, जो 65 लाख लोग को निकाला गया लिस्ट से, और इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि हमको वो वेबसाइट पे डालने की जरूरत नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि वेबसाइट पे डालो और आधार कार्ड को भी सुप्रीम इस्तेमाल कोर्ट ने करो। बोला, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने ने बोल बोला। दिया है। हाँ। जी, तो कुछ माहौल बदल रहा है इंडिया में, जो पुशबैक हो रहा है, दमन और भी आएगा, मगर अभी जनता से और राजनीतिक दलों के माध्यम से और भी पुशबैक अभी हो रहा है। जी, हालात हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं जिस तरफ से। जा अच्छा, सकते हमने हैं। बहरहाल बीच में भारत का हल्का सा जिक्र आ गया, तो मैंने सोचा कि जरा वो जो कंपैरिजन एक दिमाग में आता है फौरन के, क्या उसी तरफ रास्ता जा रहा है? हमें उम्मीद है कि देश उस रास्ते पर ना जाए। अच्छा, मैं वापस फिर उसी तरफ जाना चाहता हूं। तीन वाकयात हैं। एक तो जी, बिन गुवेर का मरवान बरगूती से जेल में धमकी देना। उधर बेजलेर स्मोट्रिच का यह कहना कि ईस्ट जेरूसलम में 3,000 ये घर बनाए जाएंगे इजरायलियों के सेटलर्स के। वेस्ट बैंक में गांवों में आग लगाना। ये दो तीन वाकयात एक ही दिन में हुए हैं। इससे क्या इशारा मिल रहा है? यानी क्या क्या ये हार चुके हैं बिल्कुल इसलिए ऐसा कर रहे हैं, या ये बहुत एग्रेशन में है? क्या क्या लगता है? नहीं, ये अग्रेशन में ही है, क्योंकि और एक जो अभी पढ़ने में आया है कि इसराइल साउथ सूडान से बात कर रहा है कि गाजा से फिलिस्तीन को खाली करके साउथ सूडान में ट्रांसफर किया जाए। ये हम लोगों ने लीबिया की भी बात सुनी थी, सोमालिया की भी बात सुनी थी, ये देशों ने एग्री नहीं किया है। मगर साउथ सूडान को जो सूडान से अलग किया है, तो क्योंकि इसराइल की कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में एक उनमें से कुछ है ही जहाँ इसराइल अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानता है, तो वो एक प्लान है। दूसरा है कि उनको तो मतलब अभी प्लान बहुत क्लियर है कि उनको पूरी की पूरी फिलिस्तीनी आबादी को हटाना है। ओके। और पूरे पैलेस्टाइन को लेना और ग्रेटर इसराइल बनाना है। तो ये जो टू स्टेट सॉल्यूशन, ये जो नाजीज अभी हमारे इलाके में है, एशिया में, ये पूरा का पूरा जो इसराइल प्रोजेक्ट है, कॉलोनियल जूडियो नाजी प्रोजेक्ट है। और अभी उनको तो जैसे अपार्थाइड प्रोजेक्ट उखाड़ा गया साउथ अफ्रीका से, वैसे ही उखाड़ने की अभी वक्त आ चुके हैं, क्योंकि वो ना खुद जीना जानते हैं अमन से, ना किसी को वो जीने देंगे। तो हम्म। अभी वो टाइम आ रहा है, और उसी की तरफ इसलिए इसराइल में जो कुछ समझदार, वो भी तो कट्टर ही है, वैसे कोई वहां लिबरल फोर्सेस ना के बराबर बचे, मगर वो समझ रहे कि नेतन्याहू के इस एक्शन से बात कुछ आई नहीं हाथ में, और नुकसान बहुत हुआ है। क्योंकि फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में ये सब अभी आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका बचा है, मगर अमेरिका के भी अंदर बहुत ही अभी गुस्सा है इसराइल के खिलाफ। तो चीजें ऐसी बदल रही है कि कब क्या हो जाएगा ओवरनाइट, वो इसराइल के लिए कुछ गारंटी नहीं। अच्छा, बहुत ही और दिलचस्प। मुझे एट द हाँ। सेम टाइम गाजा में वो लोग मिलिट्री मिलिट्री रूप से तो हार ही चुके हैं, लगभग 2 साल हो चुके हैं, और आपने निहत्थे लोगों को मारा है। हमास की आर्मी अभी 40,000 प्लस हो चुकी है, और अभी तो मेन वॉर तक तो नेतन्याहू गया भी नहीं, अभी तो खाली निहत्थे लोग को मारने की बातें चल रही है। तो अभी तो अगर अभी भी वो नहीं पीछे हटा, और अभी ये जो सीजफायर की बात चल रही है, वॉर की अग्रेशन की बंद होने की बात चल रही है, नहीं चला तो इसराइल और अपने आप में खड्डे में जा रहा है। इसराइल और खड्डे में जा रहा है। अच्छा, मुझे एक बैकग्राउंड के तौर पर कुछ चीज याद आई। एक तो साउथ लेबनान का आपने जिक्र किया। साउथ लेबनान में एक ग्रुप, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप का लीडर था जॉन गरान, और जिसको ईसाइयों का लीडर बना करके पेश किया गया, और साउथ सूडान को ईसाइयों का मुल्क बना करके यानी बनाया गया है। मुझे एक मुलाकात याद आ रही है। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सूडान जनरल लागू, उससे मेरी मुलाकात हुई लंदन में 2004-5 के आसपास। और वो बहुत शरीफ आदमी, वो सोशल सिक्योरिटी के घर पर रह रहा, बिल्कुल सादा जिंदगी में, अपनी फैमिली से भी अलग, चूंकि सपोर्ट बंद हो जाएगी। तब उन्होंने सेकंड ऑप्शन के तौर पर लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी से मुलाकात की, और गद्दाफी ने उन्हें मदद करने का वादा किया। यह बात मुझे फर्स्ट हैंड वहां के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट से मालूम है, इसलिए साउथ सूडान के बारे में ये एक इंफॉर्मेशन। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं दूसरी तरफ। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह की को हथियार छीनने की तैयारी है। वहां की सरकार ने फैसला किया है, कोई एक टाइमलाइन भी तय की है। इस बीच में पहुंचते हैं आयतुल्लाह खामेनेई के खास नजदीकी सलाहकार और ईरान के
नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के लीडर रहनुमा लेबनान पहुंचते हैं और वो जाते हैं, मिलते हैं सरकार के लोगों से भी और हिजबुल्लाह के लीडर शेख नईम कासिम से, और हसन नसरुल्लाह की कब्र पर जाते हैं और वहां के नौजवानों से कहते हैं कि रेजिस्टेंस का रास्ता आप जारी रखें। इस सब के मानी क्या है? आपको क्या लगता है कि ईरान की तरफ से क्या कहा जा रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट थी, क्योंकि जितने रेजिस्टेंस फोर्सेस है, चाहे वो हमास और उनके एलाइज हो गाजा में, या हिजबुल्लाह उनके एलाइज हो लेबनान में, हस्टल शाबी और जो भी वहां के कतर हिजबुल्लाह फोर्सेस इराक में, अंसारुल्लाह यमन में, और ईरान की भी रेजिम चेंज की बात वापस नेतन्याहू ने की है कि मैं ईरान की जनता के साथ हूँ, आप अपराइजिंग करो, सरकार को हटाओ, वगैरह वगैरह बेवकूफ़ी। वो जितना नेतन्याहू बोलेगा इतने ईरान के लोग यूनाइट होने वाले अपनी सरकार और मिलिट्री के साथ। तो वो बहुत ही मूर्ख आदमी है बेसिकली। आज महमूद अब्बास का भी अनाउंसमेंट आया है कि जितने पहले वो भी अपने हथियार सरेंडर करे, खाली पैलेस्टाइन अथॉरिटी के पास हथियार होने चाहिए। तो एक प्लान पूरा साजिश है पूरे मिडल ईस्ट में कि जो भी एक्शंस है जो इसराइल और अमेरिका के साथ अलाइन नहीं है, सबको नियत करो। ओके, मगर ये होने वाला नहीं है, क्योंकि आज और एक रिपोर्ट आई कि सीरिया में जो एलावाइट्स है उनके साथ क्या क्या हुआ है, और वहाँ की जोलानी की अलकायदा और आइसिस के फोर्सेस ने वो उन इलाकों में कितने जुल्म किए हैं। रूस के साथ भी वो है, अभी तो कुर्दिश लोग के साथ भी चालू हो गया है। तो जो भी वहाँ कम्युनिटी बिना हथियार रहेगी उनका तो सफाई होने वाला है, क्रिश्चियंस बोलो या सबके साथ जो हाल हो रहे हैं। सीरियन के क्रिश्चियंस ने भी अपनी डिफेंस कमिटीज वैसे बना ली है। तो पॉइंट इस के हिजबुल्लाह ने तो क्लियर कट कहा था कि मेरे हथियार लेबनान के डिफेंस के लिए है। अगर हिजबुल्लाह नहीं होता तो आज तक इजराइल लेबनान को ले लेता। 2006 की जब जंग हुई थी तो मैं तो बेरूट में था, जंग के दौरान हम इंडियन डेलीगेशन गए थे सोलिडारिटी में। तो उनका टारगेट ये था कि लिटानी रिवर, क्योंकि वहां नदी भी है साउथ लेबनान में जो इजराइल चाहती है, वो पानी भी चाहती है। ठीक है, तो लेबनान हिजबुल्लाह ने उनको 2006 में तो बॉर्डर पे रोक दिया था। और लेबनान बहुत ही हिजबुल्लाह बहुत पॉपुलर है, सुन्नी में पॉपुलर है, क्रिश्चियन में पॉपुलर है, सब लोग जानते हैं। मगर अभी की जो सरकार है उसमें आधी कैबिनेट तो अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर ड्यूल सिटीजन वाले हैं। तो एक बहुत ही निकम्मी किस्म की सरकार लेबनान में बैठी है। उसके बावजूद लेबनान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने के लिए जो अली लारीजानी पहुंचे, स्पेशल एमिसरी ऑफ आयतुल्लाह खामेनी, वो बहुत बड़ा मैसेज है। और उन्होंने कहा है बहुत क्लियर है कि हम लोग लेबनान के इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं कोई दखल देना चाहते। मगर लेबनान के फायदे की बात यह है कि हिजबुल्लाह एक रेजिस्टेंस ग्रुप है जो इजराइल के सामने खड़ा है। ओके, और पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट सबसे ज्यादा अगर और कोई लोग मारे गए ये गाजा के वॉर के दौरान, गाजा के अलावा वो हिजबुल्लाह के लोग हैं लेबनान में। सबसे ज्यादा कुर्बानी उन्होंने दी है, फिर अंसार के लोगों ने दी है। ओके, तो वो कुर्बानी जरा समझ नहीं आनी चाहिए अरब और मुस्लिम वर्ल्ड को, जो भी लोग अभी उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो अली लारीजानी जाके सैयद नईम कासिम को मिले जो हिजबुल्लाह के लीडर है, और सरकार को भी मिले, और उन्होंने कहा कि हम यहाँ सपोर्ट करने के लिए आप, मगर आप समझिए कि आपको अमेरिका इजराइल से खतरा है, लेबनान का प्रोटेक्ट करिए, लेबनान की सॉवरेनिटी का प्रोटेक्ट कीजिए। तो मैसेज बहुत ही पॉजिटिव था ईरान की तरफ से, और वो एक मैसेज था कि हिजबुल्लाह अकेला नहीं है, हम है उसके साथ। ये बहुत ही बड़ा मैसेज था कि आप मतलब आप समझ लीजिए कि हिजबुल्लाह को आइसोलेटेड फोर्स नहीं है। सीरिया के बॉर्डर पर वगैरह बंद किया होगा कि मेरा तो मानना है कि अलग अलग रूट से भी हथियार आ रहे हैं, क्योंकि वो इतने करप्ट थे अलकायदा और आइसिस के लोग के वाया इराक के सब जो आ रहा भी आ रहा है, वो जितना भी रोकने की कोशिश करे मगर सब चल रहा है। ओके, सबके पुराने चैनल है, पुराने संबंध है, तो ये तो सब। और हिजबुल्लाह ने अपने पास इतने सब हथियार मिसाइल बना के रखे कि अभी तक उन्होंने भी कुछ खास इस्तेमाल नहीं किया है। और उनके पास भी बहुत सारे एडवांस मिसाइल है जो अभी तक उन्होंने देखे भी नहीं। तो वो टाइम भी आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी जंग की तैयारी चल रही है, बहुत बड़ी जंग की तैयारी चल रही है, क्योंकि ईरान को टारगेट किए बिना वो लोग रुकेंगे नहीं। और इसराइल का सबसे बड़ी गलती वही होगी वापस, जो इसका एंड ऑफ स्टोरी भी इसराइल का करेगी, वो है ईरान पे आने वाला हमला। ईरान पर हमला ही जो है वो इजराइल के खात्मे का एक रास्ता होगा, ये ऐसे आपने बताया। अच्छा, अभी दो तीन चीजें आई हैं सामने। ये जो ग्रेटर इजराइल वाला बयान आया, उस पर कुछ अरब मुल्कों ने रिएक्शन तो दिया, लेकिन सिर्फ कंडम लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया, कोई कंसर्न इस्तेमाल कर रहा है, हमें अफसोस है, हम परेशान हैं, ये बातें कही हैं। इन मुल्कों ने एक आवाज में ये नहीं कहा कि अगर तुम हमारे खिलाफ ये बोलोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ जो है वो
फौजी कार्रवाई कर सकते हैं। तो Right. ये, और उधर से हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह के लीडर यमन के हूती जो हैं, अब्दुल मलिक अल हूती, उन्होंने इन अरब मुल्कों से कहा है कि अगर तुम गाजा के साथ नहीं खड़े हुए तो तुम पर भी बमबारी होगी। तो क्या कोई बड़ी तब्दीली की तरफ तेज वाकयात हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, बात सही है। इन्होंने जो अंसारुल्लाह जी के लीडर है, उन्होंने तो कहा दिया कि पूरे अरब देशों को खतरा है। वो बोल ही रहा है ग्रेटर इजराइल, तो मतलब जॉर्डन जाएगा, सऊदी का पार्ट जाएगा, सीरिया जाएगा, तुर्की का पार्ट जाएगा, इजिप्ट का साइना जाएगा। ये सब आपके खतरे, आप कर क्या रहे हो? मगर आप देखोगे इजिप्शियन सरकार के साथ इनका ऑयल का डील है, वो मेडिटेरेनियन इलाके में। जॉर्डन का राजा तो पूरा का पूरा बिका हुआ है, सऊदी का भी बिका हुआ है। तो इतने निकम्मे बिके लोग तो मतलब क्या वो क्या बोलेंगे भी क्या। इसलिए रेजिस्टेंस के ऊपर ही जिम्मेदारी आती है, और रेजिस्टेंस के साथ वहां के आम आवाम साथ में खड़ी है। क्योंकि अगर लेबनीज सरकार ने जो लेबनान की आर्मी को बोला कि बाय एंड ऑफ द ईयर इसको नियत करो, 31 अगस्त तक का एक प्लान ऑफ एक्शन पेश करो कि हिजबुल्लाह के हथियार आप कैसे ले लोगे, और बाय एंड ऑफ द ईयर उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर ये करने गए, हिजबुल्लाह की ताकत इतनी है और इसके एलाइज इतने हैं लेबनान में कि आर्मी के अंदर भी बगावत हो जाएगी। क्योंकि आर्मी के अंदर बहुत सारे शिया शिया आई थिंक मेजोरिटी आर्मी के अंदर भी, और सुन्नी और क्रिश्चियन भी है। जो आम सोल्जर होंगे वो सब हिजबुल्लाह के साथ आ जाएंगे। एक पूरा टेक ओवर हो जाएगा। जैसे अंसारुल्लाह ने सना को टेक ओवर किया, तो हिजबुल्लाह और उसके जो एलाइज है लेबनान में वो पूरा बेरूट पे टेक ओवर कर लेंगे। ओके। और ये जितने बिकाऊ टाइप लीडर है वो सब जेल में होंगे, या उनको अमेरिका भागना पड़ेगा, या इसराइल भाग जाएंगे। ओके। तो वो भी टाइम आ रहा है। इराक के अंदर भी अभी जो कुर्दों पे अभी हमला हुआ है सीरिया में, तो कुर्दों को भी समझना चाहिए कि एक्चुअली वो क्या कर रहे थे इन सीरिया के जुलानी के साथ जो समझौता वगैरह वगैरह। तो जो ड्रूज, एलावाइज, कुर्द, ये सब सेक्शंस है, और जो सेक्युलर सुन्नी है, आई थिंक कुछ अंदर चल ही रहा है सीरिया के अंदर कि वहां भी कोई उठाव हो जाए। उन्होंने कुछ कुछ उस बातों को तरफ देखा भी है। ऐसा ही प्लान है इराक के अंदर के ये लोग दे दे, मगर इराक के अंदर होना नहीं, क्योंकि सरकार रेजिस्टेंस के साथ खड़ी है। प्रेशर बहुत है वो सरकार पे, मगर जो सुडानी की सरकार है वो रेजिस्टेंस के साथ खड़ी है, क्योंकि यही रेजिस्टेंस था जिसने आईसिस और अलकायदा को हराया था। इराकी आर्मी ने नहीं हराया था 2014 में। ओके। तो और ईरान तो अपनी तैयारी के साथ बहुत स्ट्रांग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अंसारुल्लाह पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। सीरिया वीक हो गया, मगर अंसारुल्लाह और यमन जितने तेजी से खड़े हुए हैं, उसने सीरिया वाला मैटर जो है उसको उसकी काफी हद तक भरपाई कर ली। अच्छा, जिस तरह से अरब हुकूमतों को चैलेंज कर रहा है नेतन्याहू, और वहां की हुकूमतें बिल्कुल निकम्मी नजर आ रही हैं, ऐसी हालत में जब ईरान रेजिस्टेंस को लीड कर रहा है, और हूथी अंसारुल्लाह, हिजबुल्लाह और इराक के भी हजदल शाबी, ये सारे एक तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ इसराइल के खिलाफ अब तक लड़ते रहे हैं, क्या अगर अरब हुक्मरान जो बादशाह हैं, इन्होंने अगर कोई कदम ना उठाया, तो क्या आपको लगता है कि वहां की आवाम उठ खड़ी होगी और वो भी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ खड़ी होगी? क्या कोई उस किस्म के इम्कान आपको नजर आने लगे हैं या नहीं अभी? अभी तक कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि वहां इतना दमन है कि कुछ वहां मतलब प्रोटेस्ट आप सऊदी में कर नहीं सकते, यूएई में नहीं कर सकते, इजिप्ट में नहीं कर सकते। मगर जो जो सिंपैथी है, इजिप्ट के लोग जो पानी पानी में वाटर बॉटल भर भर के भेज रहे थे कि भाई गाजा कुछ तो पहुंचे, कि हमारी सरकार इतनी हरामी है, इतनी इतनी यूजलेस है, इतना इसराइल के साथ लड़ाई है, तो जनता में तो वो दिल में बहुत दर्द है। तो कब ये बम फूटेगा लोगों के अंदर, या आर्मी के अंदर बगावत हो जाए, जैसे इब्राहिम ट्राओरे ने, मगर कुछ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हुआ है। और अफ्रीकन कंट्रीज का यहाँ तक बता दूं कि इसराइल का जो एक स्टेटस था ऑब्जर्वर का वगैरह वगैरह, उसको भगाया गया वहां से। ओके। तो साउथ सुडान वो करते रहे, अलग बात है। मगर अफ्रीका में भी ना के बराबर है इसराइल के लिए सपोर्ट। ओके। और इसराइल ने जो पिछले लगभग 2 साल से जो जेनोसाइड किया है, वही हालत है पूरी दुनिया में, उसका जो पूरा इमेज खराब हो गया है। ओके। सो द पॉइंट इज, आप जो बोल रहे हैं कि क्या अरब देशों में कुछ गुंजाइश है, गुंजाइश तो मैं मानता हूँ है। कब क्या होगा कुछ पता नहीं, क्योंकि इतना जॉर्डन में भी हो सकता है, क्योंकि जॉर्डन में भी इतना गुस्सा है, मगर दमन बहुत है। वहां की आर्मी और पुलिस का इतना दमन है ये अरब देशों में कि उठ खड़ा होना मुश्किल है। मगर क्रांति होती है तो ओवरनाइट हो जाती है, कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा, जंग को
680 दिन तकरीबन होने जा रहे हैं। आज 679वां दिन है। अब बीच बीच में कई बार ऐसे मौके आए जब लगा कि अब जंगबंदी हो जाएगी, कई बार ऐसा हुआ कि जंगबंदी हुई भी, और बीच बीच में कभी कभी ऐसा लगता है कि जंग अब हल्की सी रुकी हुई है, हमले कम हैं। इस वक्त की हालत को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे कि अब किस तरफ जा रहे हैं हालात? कोई कोई अंदाज, कोई अटकल, कोई इशारा कहीं से कुछ महसूस होता है आपको? आई थिंक उसकी गुंजाइश अभी थोड़ी लग रही है वॉर के एंड की, अगर ये अभी जो कैरो में जो बातचीत हो रही है, क्योंकि कुछ वैसे हमास ने बोला कि हम एक साथ सबको छोड़ देंगे जितने सोल्जर्स हैं, तो वो लोग निगोशिएशन में लगे कि इसराइल के ट्रूप्स की विड्रॉल हो जाए और ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर पहुंचे। तो ये पूरी कायरो में बैठकर भी बातचीत हो रही है। अगर ये लोग बैठ रहे हैं तो शायद, मतलब मैं तो 50-50 मानता हूँ, खुद बोल नहीं सकते क्योंकि हम लोगों ने ये सीज़फायर की बातें बार बार देखी है कि हम लोग बात कर रहे हैं, कतर में बात कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, 2 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद। ये तो हम लोगों ने बाइडेन के टाइम पे पूरा 1 साल सुना है, ट्रम्प के आने के बाद भी ये सब बातें सुनी, तो कुछ बोल नहीं सकते। मगर क्योंकि इतना है कि जमीन के ऊपर नेतन्याहू कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहा है और इसराइल के अंदर ही बहुत ही विरोध हो रहा है कि भाई तुम ये खत्म करो, क्योंकि वो जो 50 उनके सैनिक है, अभी कोई सिविलियन तो रहे नहीं है और नेतन्याहू को पड़ी नहीं थी, सोल्जर है तो मरने के लिए पैदा हुए हैं। मगर अंदर बहुत प्रेशर आ रहा है नेतन्याहू के कि भाई हमारे लोग को लेकर आओ। और हमारे लोग को जेनोसाइड के बारे में उनको कुछ ज्यादा चिंता नहीं है, मगर वो जो 50 उनके लोग हैं सोल्जर्स है, उनको निकालने की बात है। तो आई थिंक 50-50 है सीज फायर या वॉर की एंड। एक्चुअली सीज फायर होता है 2 देशों के बीच में जंग की, तब उसको सीज फायर बोलते हैं। भारत पाकिस्तान का सीज फायर बोलो, कंबोडिया थाईलैंड का सीज फायर बोलो, ये तो एक कॉलोनियल ऑक्यूपायर और ऑक्यूपाइड के बीच का कोई वॉर नहीं होता। ये तो जेनोसाइड वॉर एक तरफ का हो रहा है। तो वॉर बंद हो, ये वाली बात है, जो अग्रेशन हो ये लोगों पे, ये बंद हो, ये वाली बात चल रही है। तो देखते हैं अगले कुछ दिनों में क्या होता है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मिथिबोरवाला साहब। आप मुसलसल दुनिया भर में जहां भी जाते अगर चैप्टर यहाँ बंद नहीं होगा, ये चैप्टर बंद नहीं होगा, अगर ये यहाँ वॉर भी बंद होगी अभी के लिए हुई, तो नेतन्याहू का जो प्लान है ग्रेटर इसराइल का और ईरान के ऊपर हमले का, ये सब जारी है। मतलब अंडर द टेबल क्या सब ओवरटी है। अजरबैजान के थ्रू से भी अटैक करवाया जा सकता है। तो ईरान को घेरने की भी पूरी ताकत साजिश चल रही है, अंदर से भी मतलब जो स्पाई नेटवर्क वगैरह है, जो ईरान ने अभी भी बहुत सारे लोगों को पकड़ा है। तो अभी भी सिचुएशन बहुत ही इनफ्लक्स है पूरे मिडिल ईस्ट में। ये खाली एक वॉर वहां बंद होने से बात नहीं होने वाली। नेतन्याहू का अपना प्लान है और रेजिस्टेंस का अपना प्लान है, और ये दोनों का टकराव चल रहा है। और मेरा तो मानना है कि एंड ऑफ द डे, और अभी मैंने जो आखिरी बात बोलूं तालवी साहब, कि अभी मैं जो फिलिस्तीन को मिला था उधर मलेशिया में, कुआलालंपुर में, तो मैंने इनको वही बात बोली थी, मेरे 80 साल वाले आइडिया की को 2028 तक इसराइल की सरकार, बोला 3 साल कौन रुकेगा, हम तो चाहते कि 2-3 महीने में हम लोग आजाद हो गए। तो उनको इतना कॉन्फिडेंस है। जी जी जी, अब फिलिस्तीनियों में बहुत उम्मीद है, कॉन्फिडेंस है कि जल्द वो आजाद होने वाले हैं। और ऐसे वक्त में मरवान बरगूती को जाके धमकी देना बेन गवीर का, वो भी एक इशारा दे रहा है कि शायद बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस से। तो ये सूरत हाल है। हम पूरी तरह से कोशिश करते रहते हैं कि आपको ताजा खबरें और एनालिसिस पहुंचती रहें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।